हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो हो बेटा। आज बेटा मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो जेनेटिक्स में से है। इसका देखिए सिकल सेल एनीमिया करके टॉपिक है, इसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये सिकल सेल एनीमिया क्या है इसको हम ध्यान से देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं बेटा। इट इज़ ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ज़रा इसका मतलब समझ लीजिए। ऑटोसोमल वर्ड यूज़ किया मैंने, आपने क्रोमोसोम पढ़े होंगे। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बॉडी में होता है, टेस्टिस और ओवरी में। ठीक है बेटा, उनको 46 का मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हैं हम लोग। 23 पेयर में से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोथ मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं बेटा। जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, और जो 23वां जोड़ा होता है 23rd पेयर, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो यानी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये है सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर जो बाकी 22 जोड़े क्रोमोसोम थे ये उसमें होने वाली डिजीज़ है, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके बेटा, ठीक। दूसरी बात हम बताते हैं इसमें आरबीसी जो होती है, आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड। सिकल शेप मतलब हंसिया के आकार की हो जाती है, ऐसा शेप हो जाता है। कुछ हंसिया देखा होगा, दराती देखी होगी जिससे घास काटते हैं, फसल काटते हैं, उस शेप का हो जाती है। या एक वर्ड हम यूज़ करते हैं क्रिसेंट मून शेप। जो नया चांद निकलता है ना, न्यू मून, तो उस समय उसका शेप कुछ यूँ होता है इस तरह का। ठीक है, क्रिसेंट शेप मून या सिकल शेप्ड हो जाता है इसका। ठीक है, तो इसमें हमने पॉइंट नोट करवाया है कि अब आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड। अब ये कंडीशन होती कैसे है? मेल फीमेल दोनों इंडिविजुअल में अगर ये कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन में होती है। एक बात और बता दूं इससे पहले, देखिए नॉर्मल आरबीसी जो होती है ना, उनका शेप ऐसा दिखाई देता है हमको बॉडी में। एनसीईआरटी में भी इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आरबीसी में ऐसा शेप होता है और नॉर्मल जीन जो होता है वो HbA होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो सिकल शेप होता है वो उसका आरबीसी का शेप इसकी जगह ऐसा हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा शेप आरबीसी का। ठीक है, और जब ये सिकल शेप कंडीशन डेवलप हो जाती है तो आरबीसी इस शेप की हो जाती है, इस तरह से डिस्टॉर्टेड शेप हो जाता है इसका, इस तरह दिखाई देता है हंसिए के आकार का। ठीक है बेटा, हंसिए के शेप का, तो ये सिकल शेप बोलते हैं। इसमें इस समय जीन जो होता है HbS होता है। तो दो जीन के बारे में बता रहा हूँ आपको। नॉर्मल जीन HbA होता है और जो सिकल सेल वाला जो जीन है वो HbS है। तो यहाँ कंडीशन बताई गई है, अगर ये हेटेरोजाइगस कोई इंडिविजुअल है तो वो हमेशा कैरियर होगा बेटा, कैरियर ऑफ दिस डिजीज। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आर द कैरियर ऑफ दिस डिजीज। हेटेरोजाइगस ये दिखाई दे रहा है आपको बेटा, HbA HbS, यानी दोनों एक साथ होंगे इसमें, ध्यान रखिएगा। HbA एंड HbS दोनों के साथ साथ हैं एलील के फॉर्म में, पेयर में, तो वो कैरियर कंडीशन होगी, मेल फीमेल बोथ दोनों में। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं जाके अगर ये देखिए होमोजाइगस कंडीशन अगर है, ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HbS के लिए जो होमोजाइगस कंडीशन होती है तो HbS एलील लिखते हैं। दे शो द डिजीज, ये डिजीज शो करेंगे बेटा, डिजीज फिनोटाइप, इनसे बीमारी शो होती है। तो बीमारी कब शो होगी हमें सिकल सेल? जब HbS जो होते हैं जीन, HbS दोनों जीन एक साथ हो जाएं और पेयर में हो और होमोजाइगस कंडीशन डेवलप हो रही हो, तो ये डिजीज कॉज होगी सिकल सेल। ठीक, ये प्रॉब्लम होती कैसे? पहले मैं ये एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है, इसको समझाऊं। देखिए पहले यहाँ देखिए, नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल आरबीसी होती है उसका शेप ऐसा होता है जैसे मैंने ये बनाया था, नॉर्मल शेप ऐसा होता है। इस समय नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है 120 डेज होता है। आप पहले से जानते हैं, ब्लड वाले टॉपिक में मैंने आपको डिस्कस किया था, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट में। तो आरबीसी नॉर्मल शेप तो उसका ऐसा होता है बेटा, और उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, आपको मालूम है, विदाउट न्यूक्लियस होता है आरबीसी जो होती है। ठीक है, और ये नॉर्मल आरबीसी है, इनका लाइफ स्पान जो होता है 120 डेज होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ये सिकल शेप्ड हो जाती हैं, ये सिकल शेप हो गई आरबीसी, तो ये स्टिकी हो जाती हैं, चिपकने लगती हैं आरबीसी आपस में, स्टिकी इनका नेचर हो जाता है और इनका लाइफ स्पैन थोड़ा घट जाता है। ये 10 to 20 डेज का रह जाता है मात्र। ध्यान रखने वाली बात है, समझ लें, लाइफ स्पैन नॉर्मल आरबीसी का 120 डेज, और जैसे ही वो सिकल शेप्ड हो जाती है तो उनका लाइफ स्पैन घटकर 10 to 20 डेज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 10 to 20 डेज। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंसान के अंदर। देखिए नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी 120 डेज तक हमारी बॉडी में लाइव रहती है, हमारी बॉडी में ब्लड की कंडीशन बनी रहती है, ब्लड बना रहता है। लेकिन जैसी सिकल शेप्ड हो जाती है आरबीसी, ये इनका टाइम पीरियड घट जाता है और 10 से 20 दिन का ही रह जाता है मात्र। तो इसमें मतलब ब्लड की कमी होने लगती है जल्दी जल्दी हमारी बॉडी के अंदर, मतलब बन कम रही हैं और ख़त्म ज़्यादा हो रही हैं, तो ब्लड कम होगा बॉडी में, इसी को एनीमिया कहते हैं, इसीलिए नाम रखा गया सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल होते ही आरबीसी का लाइफ स्पान कम हो जाता है, मतलब 120 की जगह 10 to 20 डेज रह जाता है मात्र। ठीक है, और उनका शेप भी चेंज आता है और ब्लड की कमी आती है, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। इसमें हम दो डायग्राम से शो करेंगे प्रॉब्लम वास्तव में हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, देखिए नॉर्मल कंडीशन में आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, इस तरह का डायग्राम बना है बच्चों, और ऐसे ही लिखना है आपको।
12th में अगर आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन। नॉर्मल आरबीसी का शेप ऐसा होता है, नॉर्मल आरबीसी में जो नॉर्मल जीन होता है वो HbA होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सिकल शेप का शेप ऐसा है, और इसमें सिकल सेल का जीन जो HbS जीन होता है, ठीक है। अगर हम डीएनए का थोड़ा सा पोजीशन देखें, थोड़ा सा पोर्शन देखें, ज़रा सा डीएनए का पोर्शन, तो ये हमको दिखाई दे रहा है यहाँ GAG, ये कोडान होते हैं, ट्रिपलेट कोडान, ठीक है। मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इसमें ट्रिपलेट कोडान GAG, ठीक है। और GAG का अपोजिट कौन से लगते हैं बेटा? G के साथ C, A के साथ T, आपको मालूम है डीएनए जब हमने पढ़ाया था उसमें देखा होगा, और G के साथ C, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है मौजूद है यहाँ पे? CTC कंडीशन होती है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल आरबीसी जब होती है उस समय CTC कंडीशन। और CTC में जो mRNA जो ट्रिपलेट कोडान लेकर आता है तो C के अगेंस्ट G होता है, और T के अगेंस्ट A होता है, और C के अगेंस्ट G होता है। तो CTC के अगेंस्ट जो mRNA होगा उस पर जो ट्रिपलेट कोडान होंगे वो GAG होंगे, और GAG किसे कोड करेंगे? वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करते हैं। तो ये बीटा हीमोग्लोबिन चेन दिखाई दे रही है हमको यहाँ पर। इस बीटा हीमोग्लोबिन चेन पे 6 पोजीशन पे, छठे देखे नंबर डाल रखे हैं मैंने यहाँ, जो 6 पोजीशन है वहाँ GLU ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है। ग्लूटामिक एसिड कब लगा है? जब आरबीसी का शेप नॉर्मल है, उस समय CTC ये ट्रिपलेट कोडान होते हैं, और ये mRNA जो था किसको CTC किसे कोड करेगा? GAG वाले mRNA को कोड करेगा, अमीनो एसिड को कोड करेगा। और मतलब कुल मिला के ये GAG जो होता है, जो mRNA के साथ आया है, mRNA के साथ लगा हुआ, ये किसको कोड कर रहा है? ये ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है, 6 पोजीशन पर। लेकिन जैसे ही ये तो नॉर्मल HbA पेप्टाइड कहलाता है, ये नॉर्मल कंडीशन है HbA पेप्टाइड की। लेकिन जब सिकल सेल होने वाली होती है तो कंडीशन क्या घटना घटती है वो समझो। ये जो छठी पोजीशन हमको दिखाई दे रही है ग्लूटामिक एसिड की, बीटा हीमोग्लोबिन चेन जो आपको दिखाई दे रही है, बीटा हीमोग्लोबिन चेन, ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पर, तो उसमें छठी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। देखिए नंबर 6 लिखा हुआ है, ये नंबर 6 लिखा हुआ है यहाँ, आप देखिए नंबर 6 पर वैलिन आ गया। यहाँ क्या था? नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड था, और जैसी सिकल शेप हुआ तो छठी पोजीशन में क्या जुड़ गया? आगे वैलिन जुड़ गया। क्यों जुड़ा? ये आपको ध्यान रखना है। ये जुड़ा इसलिए कि यहाँ देखिए CTC कंडीशन थी ट्रिपलेट कोडान में। CTC में जो सेकंड पोजीशन थी वो किसकी थी? थाइमिन की। थाइमिन क्या होता है? पेरिमिडीन, ठीक है, पेरिमिडीन बेस होते हैं, ठीक है। तो थाइमिन की जगह सब्स्टिट्यूशन हुआ किसका? A का। आप ध्यान देखिए, इस थाइमिन की जगह सेकंड पोजीशन है ट्रिपलेट कोडान की, सेकंड पोजीशन ये T रिप्लेस किससे हो रहा है? कौन रिप्लेस कर रहा है इसको? एडिनिन से। T रिप्लेस बाई एडिनिन, यानी थाइमिन को रिप्लेस किसने कर दिया? एडिनिन ने। जैसे एडिनिन उसे रिप्लेस करा, अब यहाँ पे देखिए mRNA कौन सा होगा? C के साथ G, A के साथ U, और ये दिखाई दे रहे हैं आपको T के साथ C के साथ G। तो GUG mRNA आगे जुड़ता है। GUG किसे कोड करता है? वो वैलिन को कोड करता है। तो यहाँ सीधी पॉइंट यहाँ देखा गया है, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, किसकी जगह बेटा? पॉइंट म्यूटेशन के जरिए जो ग्लूटामिक एसिड था हमारा, ग्लूटामिक एसिड जिसे GLU कह रहे हैं, इज replaced by valine at the 6th position of beta hemoglobin chain of hemoglobin molecule। तो बीटा हीमोग्लोबिन चेन है जिसमें छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड था, उसको जगह रिप्लेस करके उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कौन सा आ गया? वैलिन आ गया। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसमें सबसे पहले। और जैसे ही ये घटना घटती है तो कंडीशन क्या देखने को मिलती है? जनरली जो HbS होता है, जो वाला जीन, सिकल सेल वाला जीन जो HbS, S का मतलब ही सिकल सेल होता है, जहाँ HbS का मतलब सिकल सेल वाली कंडीशन है। तो HbS जनरली बिहेव लाइक ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जनरली, लेकिन एक जगह नहीं करता वो ऐसा, एक्सेप्ट अंडर नॉर्मल ऑक्सीजन स्ट्रेस। जैसी ऑक्सीजन स्ट्रेस होता है उस समय क्या घटना घटती है? आरबीसी लूज देयर शेप, आरबीसी अपना शेप लूज कर देती है, इट बिकम सिकल शेप्ड। कैसी हो जाती है बेटा? सिकल शेप्ड हो जाती है। हंसी क्या आकार की। नॉर्मल कंडीशन ये थी, ऑक्सीजन स्ट्रेस हुआ, ऑक्सीजन स्ट्रेस की वजह से आरबीसी ने अपना शेप चेंज कर दिया, और वो कैसी हो गई बेटा? सिकल शेप्ड हो गई, या क्रिसेंट मून शेप, यानी न्यू मून की तरह जो दिखाई देता है स्ट्रक्चर, वैसी हो गई। ठीक, तो ये डायग्राम हमको बनाना होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था, नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी 120 डेज तक लाइव रहती हैं, और नॉर्मल शेप उनका ऐसा होता है, और सिकल शेप उनका इस तरह का हो जाता है, दराती या हंसिया के शेप का, क्रिसेंट मून शेप्स का। इस समय इसका लाइफ स्पेन घट जाता है, 10 to 20 डेज रह जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस करी। अब कुछ पॉइंट इधर देखेंगे। हीमोग्लोबिन जो एस है, इट इज डिफर फ्रॉम द नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए। हीमोग्लोबिन जो एस है ना, वो इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए से थोड़ा सा डिफर है, कह रहे हैं, इन ओनली 1 अमीनो एसिड एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन चेन। यहाँ एक अमीनो एसिड की बात हो रही है, ग्लूटामिक एसिड और की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ दोनों में चीज होता है। यहाँ 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड लगा है, और यहाँ पर 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो गया वैलिन का। तो यहाँ थोड़ा चेंज नजर आ रहा है। अब वो चीज़ यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए,
ग्लूटेमिक एसिड जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। मैंने बोला ग्लूटेमिक एसिड रिप्लेस किससे हो रहा है? वैलिन से हो रहा है, ठीक है। वैलिन क्यों, कैसे हो रहा है? ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए आगे ब्रैकेट लगा ट्रांसवर्जन ऑफ टी। ट्रांसवर्जन ऑफ टी का मतलब थाइमिन बाई ए मतलब एडेनिन, ठीक है। इन द सेकेंड पोजिशन ऑफ द ट्रिपलेट कोडान CTC विच इज चेंज टू CAC। देखिए ट्रिपलेट कोडान CTC था, ये वाला था, ये चेंज किस में हो गया? CAC में चेंज हो गया, क्योंकि सेकेंड पोजिशन पे जो थाइमिन था वो रिप्लेस होकर यहाँ एडेनिन जुड़ गया। तो यहाँ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाई प्यूरिमिडीन। थोड़ा सा मैं इसके जगह कम है लेकिन फिर भी बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए नाइट्रोजन बेस आपने देखा होगा N2 बेस, ये देखिए N2 बेस। N2 बेस एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन, यहाँ देखिएगा प्यूरिन, एक होते हैं पिरीमिडीन। पिरीमिडीन ये मैंने DNA में पढ़ाए थे आपको। प्यूरिन में तो A और G होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरीमिडीन में C, U और T होते हैं, ठीक है। तो यहाँ थाइमिन जो है वो रिप्लेस कर रहा है किसको? एडेनिन को। थाइमिन की जगह कौन सा आगे जुड़ जा रहा है? एडेनिन, यानी पिरीमिडीन बेस। तो प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरीमिडीन, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरीमिडीन। इसी को कहते हैं ट्रांसवर्जन। जब जब बेटा प्यूरिन रिप्लेस होगा पिरीमिडीन से तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। अगर कभी ऐसा हो जाए, होता नहीं है अमूमन, कभी अगर ये प्यूरिन बेस ए एडेनिन ये रिप्लेस हो जाए G से यानी ग्वानिन से, ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन अगर बाई चांस हो जाए A इज रिप्लेस्ड बाई G यानी प्यूरिन बेस आपस में रिप्लेस हो जाए तो उस कंडीशन को ट्रांसजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसजीशन। ये ट्रांसवर्जन है, वो ट्रांसजीशन कंडीशन होगी अगर प्यूरिन आपस में रिप्लेस हो जाए। जनरली क्या होता है? प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाई पिरीमिडीन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ट्रांजिशन। यानी सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है यहाँ सेकंड पोजीशन पे टी थाइमिन किससे रिप्लेस हो रहा है? एडेनिन से, इसलिए यहाँ वैलिन आके जुड़ रहा है, ठीक है, ध्यान करिएगा। तो ये तो हमने बता दिया आपको, ठीक है, इन द बीटा हीमोग्लोबिन चेन ये देखने को हमको मिल रहा है। ये घटना होती कहाँ ये भी समझ लो। जीन इट इज सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11, ये याद रखिएगा, कंपटीशन वाले बच्चे याद रखें। ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है CTC चेंज टू CAC ऑन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है घटना, ठीक। थोड़ी सी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लें, सिकल सेल एनीमिया की क्या मैकेनिज्म होती है, ध्यान से देखें। ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन डिफिशिएंसी एट द 6th वैलिन फॉर्म द हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। 6th वैलिन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग, वाटर से दूरी बनाए रखने वाला, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री साइड टू द अदर ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। जो दूसरे ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के, उनसे कॉम्प्लीमेंट्री साइड होती है, ठीक, उससे दूरी बना लेता है। इट डिस्टॉर्ट द कॉन्फिगरेशन, जैसी कॉन्फिगरेशन डिस्टॉर्ट होगा, चेंज होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ एराइथ्रोसाइट, यानी RBC जो होती है एराइथ्रोसाइट हैविंग द हीमोग्लोबिन S। अब ध्यान रखिएगा जो जिनका शेप चेंज हो गया वो हीमोग्लोबिन S, वो वाला पोर्शन, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इट बिकम सिकल शेप्ड, यानी सिकल शेप्ड हो जाएंगी। इट, अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है मुझे, इट कैन नॉट पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज। जरा गौर करने लायक बात है, नैरो कैपिलरीज वर्ड मैंने यूज किया, यानी जो RBC है दे कैन नॉट पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज, ठीक है, एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू क्लॉट, मतलब उनमें एक ऐसी टेंडेंसी हो जाती है, ये लिखा दे हैव टू टेंडेंसी टू क्लॉट एंड डीजनरेट। क्लॉट भी हो सकती है और डीजनरेट भी हो सकती है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में RBC हमने ब्लड कैपिलरी बना के दिखाएंगे, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज की ब्रांचेस दिखाएंगे बना के। तो इसमें नॉर्मल कंडीशन में RBC का शेप ऐसा होता है, नॉर्मल RBC बना दी, ये आसानी से ब्लड में बह रही हैं, फ्लो हो रही हैं, पास हो रही हैं, कैपिलरी में भी आगे जा रही हैं। RBC जो होती है ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, एक्चुअली थोड़ा स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। अगर कहीं कैपिलरी जो होती है बहुत फाइन कैपिलरीज बॉडी के अंदर जहाँ पर होती है तो वहाँ RBC फंसती नहीं, स्पॉन्जी नेचर होने की वजह से दबा के आगे बढ़ जाती हैं, निकल जाती हैं। जैसे स्पंज को दबा दो फिर छोड़ो फिर वो अपनी जगह वापस आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह स्पंजी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनका शेप ऐसी होता है RBC का, फ्लेक्सिबल या स्पंजी टाइप का, कितनी भी पतली नैरो कैपिलरी हो उनमें से आसानी से पास हो जाती हैं नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो जाए और उसके वजह से इनका RBC का शेप चेंज हो जाए, ऐसा शेप हो जाए, सिकल शेप्ड RBC हो जाए इस तरह की, और ब्लड बह रहा है, तो ये कैपिलरीज जो होते हैं, अब मैंने बताया था ये जो सिकल शेप्ड RBC होती है ये स्टिकी नेचर की होती है, मैंने बोला था आपको, ये देखा स्टिकी नेचर की। सिकल शेप्ड जो RBC है वो स्टिकी नेचर की, ऐसी वाली। तो जब ये ऐसी कंडीशन में यानी नॉर्मल से इसमें चेंज हो जाती है, कैसी, सिकल शेप्ड, तो ये जब फ्लो करेंगे ब्लड में तो ये कैपिलरी के जो ये एरिया है जहाँ कैपिलरी ब्रांच बढ़ रही है, डिवाइड हो रही है, उन जगहों पर आकर आपस में चिपकने लगती है, क्योंकि इनके एंड ये स्टिकी होती है नेचर में, ठीक है।
तो ये आपस में चिपकने लगती है, तो यहाँ ग्रुप से इकट्ठा हो जाता है यहाँ बहुत सारा। इट कॉज द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल में ब्लॉकेज कर रही है, यानी कुल मिलाकर हम ऐसे कहते हैं क्लॉट एंड डीजनरेट, मतलब क्लॉट बना दे रही है। ब्लड का क्लॉट जैसी, मतलब 100% क्लॉट ब्लड का जैसे होता है वैसा नहीं बनता, लेकिन एक क्लॉट जैसी कंडीशन, यानी ब्लड को बहना बंद करने की कोशिश कर रही है। जैसे नाली होती है, नाली में पानी भर गया तो जगह जगह क्या होता है, जब कूड़ा अड़ गया एक जगह आकर, तो पानी उस फ्लो से नहीं बह पाता जैसे बह रहा था, बहुत धीरे धीरे रिसर्च के निकल पाता है। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ हो जाती है भी। उस समय समझ लीजिए ये जो हमारी आरबीसी जो सिकल शेप्ड है, जब ये ब्लड वेसल में फंसती हैं जगह जगह आके, इनके सिरे चिपक आपस में जब ये चिपक जाती हैं तो बिल्कुल उसी कूड़े जैसा काम करती हैं। नाली में से कूड़ा फंस जाता है तो ब्लड को पूरा बहने नहीं देंगी, जब बहने नहीं देंगी तो ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा सही से। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारे ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के, जहाँ ब्लड जा रहा था वहाँ तक ब्लड पहुँचेगा नहीं, तो ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में ऑर्गन फेलियर, ऐसा होने से बहुत कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने लगती है और सीवियर पेन होने लगता है उन ऑर्गन्स में, जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उनमें सीवियर पेन डेवलप हो जाता है। ये बड़ी खतरनाक कंडीशन है, वो मैंने यहाँ मेंशन करा। देखिए, इट क्लॉटिंग लीड टू डिस्टर्ब द ब्लड सर्कुलेशन। तो जब जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, ब्लॉकेज होती है ब्लड वेसल की, तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। देखो यहाँ लिख दिया यहाँ पर, क्लॉटिंग लीड्स टू डिस्टर्ब द ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर देगी क्लॉटिंग, और दो ऑर्गन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एक तो स्प्लीन एंड ब्रेन डैमेज एंड वीकनेस। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्प्लीन और ब्रेन। स्प्लीन बहुत जल्दी डैमेज होता है, ठीक है, ध्यान रखिए इसकी वजह से। और ब्रेन में तो आपने देखा होगा जो ब्लड वेसल होती हैं बहुत ज़्यादा महीन होती हैं, थिन होती हैं, उनमें ब्लड का बहना ही, ऊपर से ये कंडीशन डेवलप हो जाए तो ब्लड तो बिल्कुल बह ही नहीं सकता, तो ब्रेन तक ब्लड पहुँच नहीं पाता। अक्सर सुनते हैं ब्रेन स्ट्रोक हो गया या और प्रॉब्लम हो गई, तो ये ब्रेन की फेलियर होने के चांसेस तब होते हैं जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो दो ऑर्गन हमारी बॉडी में ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, कौन कौन से, स्प्लीन और ब्रेन, डैमेज एंड वीकनेस हो जाती है। अब बात आती है सिम्टम्स, इसके क्या सिम्टम्स हैं, सिकल सेल एनीमिया के क्या सिम्टम्स है। पहला सिम्टम बता रहा हूँ बेटा, एनीमिया। एनीमिया मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक पहला सिम्टम। दूसरा, विजन प्रॉब्लम, देखने में दिक्कत आएगी, विजन प्रॉब्लम हो जाएगी। स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, यानी हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी, ठीक है, स्वेलिंग होने लगेगी हाथ पैरों में, एक ये इसकी सिम्टम्स हो जाएगा इसमें। एपिसोड्स ऑफ पेन्स, एपिसोड ऑफ पेन का मतलब था दर्द की लहर जैसी, जैसे एक करंट सा बॉडी में दर्द की एक लहर निकल गई, ऐसा लगेगा दर्द की लहर, पानी में जैसे लहरें कंटिन्यू आती रहती है, ऐसे दर्द की लहर सी आती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एपिसोड्स ऑफ पेन हो गया। किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, ये कई सिम्टम्स हैं इसके, चाहे एनीमिया हो, विजन प्रॉब्लम हो, स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट हो, एपिसोड्स ऑफ पेन हो, या किडनी प्रॉब्लम्स हो। ऐसे बेटा पूछ सकते हैं कॉजेज, व्हाट कॉज, क्या कारण होता है इसका होने का। तो कॉजेज, इसका मेन कॉजेज जो होता है ड्यू टू द जीन म्यूटेशन। ये प्रॉब्लम हुई क्यों है, ये जीन म्यूटेशन की वजह से हुई है। तो कॉजेज क्या है, पहले इट इज कॉज ड्यू टू द जीन म्यूटेशन इन बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, बीटा चेन में म्यूटेशन होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यही इसका मेन कारण है। तो मैंने कॉजेज में लिख दिया ड्यू टू द जीन म्यूटेशन इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हाउ टू ट्रीट, इसे ट्रीट कैसे करें, ठीक कैसे कर सकते हैं इसको हम। तो ट्रीट करने के लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं। एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का जिसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है उसका ब्लड चेंज करना चाहिए, ठीक है, ब्लड बार बार चेंज करना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम ठीक होने की संभावना जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए हम इसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके ठीक कर सकते हैं। तो दो मेन कारण हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक। एक होता है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन कह सकते हैं, तो वैक्सीनेशन देने से भी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। और ये विटामिन B12 का होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू RBC। तो विटामिन B12 बॉडी में पहुंचना चाहिए, जिससे नई RBC का फॉर्मेशन हो सके, ताकि ये प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सके। दूसरा, ये फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देना ज़रूरी है बॉडी को। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट भी काफ़ी हेल्प करते हैं पेन मेडिकेशन में, और ये एंटीबायोटिक्स में। जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो बेटा होगा, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी लेना ज़रूरी होती है। और इराइथ्रोपोइटिन का होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में पहुँचाना, क्योंकि ये इट स्टिमुलेट द बोन मैरो, ये बोन मैरो को स्टिमुलेशन करता है बनने में, और ब्लड सेल प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो ये एक कंडीशन थी जो मैंने आपको समझाई किस तरह से सिकल सेल एनीमिया होता है। इसके लिए क्रॉस आता है, वो समझ लें आप ध्यान से। क्रॉस क्या होता है, मैंने बोला था, ये देखिए आप यहाँ से, कैरियर जो होते हैं मेल फीमेल दोनों में HbA-HbS ये कैरियर कंडीशन है, लेकिन जब जब ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे HbS तब डिजीज कॉज होगी। तो उसके लिए छोटा सा क्लास बनता है, बना के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, हेट्रोजाइगस कैरियर
वुमेन, कोई हेट्रोजाइगस कैरियर वुमेन, और एक यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ हेट्रोजाइगस कैरियर मैन, हेट्रोजाइगस कैरियर वुमेन, हेट्रोजाइगस कैरियर मैन। इनको लिखते कैसे हैं इसको वो देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ शो कर रहे हैं हेट्रोजाइगस। देखिए HbA और HbS, यही तो होगा इसका इंडिविजुअल। अगर हम देखें तो HbA और HbS तो ये होता है बेटा। तो इसको देखिए इसी सेम जैसे हेट्रोजाइगस कैरियर मैन का भी देख लीजिए सेम ऐसे ही होगा। HbA नॉर्मल जीन होता है ये, तो HbS तो दोनों सेम हो गए। इसके पहले बेटा गैमीट बना लो, गैमीट फॉर्मेशन। ये देखिए HbA, एक HbA हो गया और दूसरा वाला HbS हो गया। ये दो गैमीट बन गए, एक मान लो ये बन गया बेटा, एक ये बन गया HbA HbS। बेटा सेम ऐसे इसके भी बन जाएंगे गैमीट, एक तो HbA ये वाला और दूसरा ये HbS। ठीक, अभी हम इनका क्रॉस कराते हैं। वही हमने चेकर बोर्ड बना के आपको हमेशा समझाएं, दो इधर दो इधर, दो दूनी चार, चार खाने यहाँ बना लो बेटा, ऐसे करके 4 खाने बना लीजिए। इस तरह से सिंपल तरीका होता है क्रॉस करने का। ठीक, इसमें क्या होता है जैसे HbA है तो पहले खाने के बाहर यहाँ मैं HbA है, पहले खाने के बाहर यहाँ HbA लिख लेता हूँ। फिर HbS है तो दूसरे खाने के बाहर यहाँ HbS लिख लेता हूँ। यहाँ HbA है, पहले खाने के ऊपर HbA लिख लेता हूँ। यहाँ HbS है तो इस दूसरे खाने के बाहर HbS लिख लेता हूँ। अब इसका क्रॉस अगर इससे हो जाए तो देखिए पहले HbA ये था, दूसरा कौन सा है HbA ये भी है, तो सेम उतार लिया हमने HbA। तो ये नॉर्मल कंडीशन बनेगी। कैसी कंडीशन होगी बेटा? नॉर्मल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉर्मल कंडीशन। दोनों में HbA आ गया, HbA तो नॉर्मल कंडीशन होती है, हमने बताया था नॉर्मल HbA जीन होता है। देखिए नॉर्मल RBC ऐसी होंगी बंदे में। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए इस HbA का इस HbS से क्रॉस करा दो, HbA इस वाले HbS से क्रॉस करा रहे हैं। अब ये कैरियर हो गया तो इसको कैरियर लिख देंगे बेटा, यहाँ कैरियर, ये इंडिविजुअल कैरियर हो जाएगा ये वाला। अगर हम दूसरा इसका क्लास इससे करा रहे हैं तो HbA का क्लास किससे कराया हमने? HbS से। तो ये भी बेटा कैरियर हो गया। देखिए ये भी कैरियर है। अब देखिए यहाँ थोड़ा खतरनाक चीज़ है, ये आप ध्यान देखेंगे, ये भी HbS जीन है और इधर भी HbS जीन है। तो दोनों HbS जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, HbS और HbS। बस ये डिजीज़, देखो ये बताया था जब HbS जब होते हैं तो डिजीज़ फिनोटाइप डेवलप होता है। तो ये अफेक्टेड होगा बंदा, अफेक्टेड ही लिख दूँगी, अफेक्टेड डिजीज़, इसमें बीमारी होगी यानी सिकल सेल कंडीशन होगी ये। तो आपने देखा ऐसे इसका क्रॉस निकाले तो 25% तो ये नॉर्मल कंडीशन में डेवलप होंगे इनके बच्चे, और 50% बच्चों में कैरियर कंडीशन आएगी और 25 बच्चे इफेक्टेड होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये 25% अफेक्टेड इंडिविजुअल, अफेक्टेड इंडिविजुअल 25% अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं, और इनकी डेथ जो होती है वो चाइल्डहुड स्टेज में हो जाएगी, जल्दी मर जाएंगे। ठीक है, डेथ इन डाई इन चाइल्डहुड स्टेज, ये चाइल्डहुड स्टेज में ही मर जाएंगे, बचपन में इनकी डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है ऐसी कंडीशन में। तो ये मैंने क्रॉस भी आपको खींच के दिखा दिया बेटा। हेट्रोजाइगस कैरियर वुमेन होती हैं HbA HbS, हेट्रोजाइगस कैरियर मैन होते हैं HbA HbS। ठीक, इनके गैमीट्स यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा, ये पेरेंट्स थे तो यहाँ पेरेंट्स लिख देंगे, ये गैमीट्स है तो गैमीट्स लिख देंगे यहाँ, और ये ऑफ स्प्रिंग्स है तो यहाँ ऑफ स्प्रिंग्स लिख देंगे। ठीक, तो जब ऐसे हेट्रोजाइगस वुमेन कैरियर हैं, हेट्रोजाइगस मैन कैरियर हैं, उनका क्रॉस कराया तो ये जो हमारी जनरेशन F2 निकल कर आई, इसमें हमें 25% इन 4 में से एक ऐसा मिल रहा है जहाँ HbS एक साथ आ रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन में। और जब होमोजाइगस कंडीशन होती है, हमने बताया था वो होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज़ कॉज होती है। तो ये अफेक्टेड डिजीज़ वाले होंगे, 25% बच्चे अफेक्टेड इंडिविजुअल, दे डाइज इन चाइल्डहुड स्टेज जनरली। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बेटा आपके समझ में आया होगा। काफ़ी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं,
एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो बेटा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।